हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। डे जीरो, एक ऐसा दिन जब हमारे पास पानी नहीं होगा, ना तो पीने के लिए और ना हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि डे जीरो केवल एक विचार है, ये कभी वास्तविकता नहीं हो सकता। लेकिन ये एक सच्चाई नहीं है। अगर हम लोग डे जीरो की कल्पना करें तो ये दिन अपने आप में बहुत ही भयानक होगा, और ये दिन जब भी आएगा बहुत जल्द आएगा और बहुत सारे नकारात्मक परिणामों को लेके आएगा। और इस प्रकार के अनेक अनुमान पहले ही हमारे सामने आ चुके हैं कि ये दिन अब बहुत ही जल्दी हम लोगों के सामने आने भी वाला है। और ये समझिए कि जिस प्रकार से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की जनता धीरे धीरे डे जीरो के परिणामों को अनुभव कर रही है, ये घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले एक समय इस प्रकार का हुआ करता था जब डे जीरो जैसी कोई भी स्थिति दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन फिर जब हम लोगों ने देखा कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, भूजल का दोहन हुआ, और वहाँ एक तरफ हम लोगों ने पानी की संरक्षण के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। पहले हमारी जो जनता थी उसने कभी डे जीरो जैसा विचार ना तो सुना था और ना ही कभी भी इससे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे पहलुओं को अनुभव किया। लेकिन आज दुनिया में एक ऐसी बड़ी जनसंख्या मौजूद है जो डे जीरो के पास पहुँचते पहुँचते बची। हालांकि लेकिन अभी भी कई बार ये घटना टाली जा चुकी है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि इसको कब तक ही टाला जा सकेगा, और एक दिन आएगा जब ये दुनिया डे जीरो का पूरी तरह से अनुभव करेगी और उसके बाद जीवन और पूरी तरह से हमारी बाकी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये जानते समझते हैं कि फिलहाल डे जीरो का मामला क्या है और क्यों हमें ये सारी बातें जाननी समझनी है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल फिलहाल डे जीरो की चर्चा बहुत ज़्यादा दुनिया में हो रही है, और डे जीरो की चर्चा के पीछे का रीज़न है ईरान की राजधानी तेहरान। दरअसल ईरान के पास फिलहाल बहुत ही कम पानी बचा है। ईरान के पास लगभग 2 हफ्ते का पानी बचा है, और 1 करोड़ लोगों के पास ये पूरी स्थिति है कि वो जल्द ही डे जीरो का अनुभव करने वाले हैं। मात्र और मात्र 2 हफ्ते का पानी, और अगर वर्षा नहीं हुई, किसी और प्रकार से पानी नहीं पहुंच पाया इनके पास में, तो एक दिन वो होगा जब ये डे जीरो अनाउंस भी कर देंगे। अब फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति अनुभव कर रहे हैं उसकी वजह से तेहरान के लोग बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पानी की भारी कटौती हो रही है, और केवल पानी ही नहीं बल्कि बिजली के लिए भी बहुत बहुत घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट में चला जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, और ये घटनाएं हम लोग को क्या सीख देती है, आइए सारी बातों पर एक बार विचार करते हैं। तो सबसे पहला खास बात यहाँ पर समझनी है कि हमें वर्तमान स्थिति क्या है। तो ईरानी सरकारी मीडिया के द्वारा दरअसल फिलहाल ये बताया गया है कि राजधानी तेहरान में पीने के पानी के मुख्य स्रोतों के 2 हफ्ते में सूख जाने का पूरा खतरा उत्पन्न हो चुका है। जैसे कि इस शहर के अंदर एक खास बांध है जो शहर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अमीर कबीर बांध। और फिलहाल ये समझिए कि ये बांध सिर्फ 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के तहत संचालित किया जा रहा है, या इतने पानी को ही संभाल पा रहा है। और ये वर्तमान स्थिति जो 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की देखने को मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि 1 साल पहले तक यहाँ पर 86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद रहा करता था, और माना जाता था कि ये एक सुरक्षित स्थिति है। लेकिन 86 मिलियन क्यूबिक से सीधा 14 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुँच जाना बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान में आप आ चुके हैं और खतरे बहुत बड़े उत्पन्न हो गए हैं। अब फिलहाल ये जो पानी है, माना जाता है कि इसको अगर इस्तेमाल किया जाए और बहुत बचा बचा के भी इस्तेमाल किया जाए, तो भी 2 सप्ताह के लगभग में ये पानी भी समाप्त हो जाएगा। इतनी ही आवश्यकता को ये पूरा कर सकता है। अब ये सब चीज़ें क्यों और किस प्रकार से हो रही है, तो दरअसल ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ हो। दरअसल फिलहाल तेहरान एक लंबे समय से सूखे की मार को झेल रहा है, और यहाँ के लोग लंबे समय से पानी के संकट का सामना भी कर रहे हैं। हालांकि वो संकट बहुत ज़्यादा गहराया नहीं था, धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ों के रूप में पानी के संकट का सामना चल रहा था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे जल संसाधनों का पानी घटता गया, चिंताओं की स्थिति और समस्याएं बढ़ती चली गई, और दशकों में सबसे बड़े जल संकट में पहुंच चुका है फिलहाल तेहरान। और 2025 में बारिश की भारी कमी को इसने अनुभव भी किया, और यहाँ जो भारी कमी हुई है उसकी वजह से ये अभी स्थितियाँ और ज़्यादा गहरा गई हैं। फिलहाल जल और बिजली दोनों का ही संकट चल रहा है पूरे के पूरे शहर के अंदर, और ये समझिए कि घंटों घंटों ब्लैकआउट रहता है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा भीषण पड़ रही है। अब इस भीषण गर्मी के तहत इनकी चीज़ें कैसे सुरक्षित हों, और साथ साथ चीज़ें वहाँ और गंभीर हो जाती है जहाँ पे घर में छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग भी रहते हैं। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के तहत ये भी पता चलता है कि ईरान के मामले में या तेहरान के लिए वो जो अमीर लोग हैं
वो लोग कहीं ना कहीं जनरेटर के थ्रू अपने लिए बिजली को प्राप्त कर पाते हैं, या फिर वो अधिक पैसा खर्च करके पानी को भी प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हो रही हैं वो दिक्कतें शहर की आम जनता के साथ हो रही है, क्योंकि वो जनता पहले से ही बाकी और चीज़ों से परेशान है, और उन चीज़ों से परेशान रहने के बावजूद ये स्थितियां अब उनके जीवन के ऊपर और अनेक अनेक प्रकार के खतरों को डाल रही हैं। तो जल का एक बड़ा संकट बन गया, और जल के संकट के साथ साथ ही बिजली संकट भी अब पूरे शहर में उत्पन्न हो चुका है। लगातार 5 साल के सूखे और रिकॉर्ड गर्मी के बाद ये सारी चीज़ें अब फिलहाल हम लोग के सामने हैं। इसीलिए कहा है कि अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल बढ़ रही थी, और बीते 5 सालों में इस प्रकार की चीज़ों का अनेक बार अनुभव किया गया, लेकिन अब फिलहाल मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। और ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर खुजिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के गांवों में अब जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो तस्वीरें इस घटना के जीवंत उदाहरण के रूप में हमारे सामने वास्तविकता को प्रस्तुत भी कर रही है। जैसे कि ये एक समय ऐसा था कि जहां यहाँ पर पानी हुआ करता था और बहुत अच्छी तरह से पानी भरा रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग को पानी नहीं देखने को मिलेगा। और ये इसकी वास्तविकता है कि एक समय पर एक अच्छी खासी स्थिति बांधों की हुआ करती थी, जो अच्छी संख्या में पानी संभाला करते थे, लेकिन धीरे धीरे पानी का लेवल घटता चला गया, और ये एक समय पर आकर अब संकट में बदल गया है। बात करें डे जीरो की, तो डे जीरो अपने आप में एक बड़ी ही खास कहानी है, जिसको समझा जाना जरूरी है। देखो, डे जीरो क्या कहता है ये शब्द? डे जीरो उस दिन के बारे में बताता है जिस दिन हमारे पास पानी नहीं होगा। ना तो हमारे पास में हमारे रिजर्वियर्स के अंदर पानी होगा, और ना ही हमारी जमीन के नीचे पानी होगा, ना ही हमारे घर के बर्तनों में पानी होगा, और ना ही हमारे घर में लगी हुई पानी की टंकी के अंदर कोई पानी होगा। यानी कि हर तरफ पानी समाप्ति की स्थिति में होगा, और हम लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। नल, नदियां और जलाशय सब कुछ सूख चुके होंगे, और इंसान एक एक बूंद के लिए तरस रहा होगा। ये वही डे जीरो का दिन है। अब इस डे जीरो की स्थिति का मतलब ये है कि आने वाले समय में ये घटना दुनिया अनुभव करेगी, ऐसा भी विशेषज्ञ बता चुके हैं। अधिकारियों की चेतावनी है कि कुछ ही हफ्तों में फिलहाल ईरान के अंदर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगी, तेहरान में स्थिति गड़बड़ाएगी, और कुछ ही हफ्तों में पानी के इस्तेमाल में भारी कमी नहीं की गई तो तेहरान के हिस्सों में डे जीरो के हालत बन जाएंगे। अब फिलहाल ऐसे में लोगों के घरों के पानी के नल बारी बारी से बंद कर दिए जाएंगे, और पानी की सप्लाई स्टैंड पाइप या फिर टैंकर के जरिए की जाएगी, ताकि चीज़ें लिमिटेड रहें और लिमिटेड ही इस्तेमाल किया जाए पानी, ताकि कुछ रिजर्व्स बचे रहें और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल किया जाए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर खासतौर पर जो इंतज़ार है इस शहर के लोगों को, वो बारिश का इंतज़ार है, कि बस कुछ करिश्मा हो और करिश्मे के तहत अच्छी खासी बारिश आ जाए, और फिर दोबारा हमारे भंडार पानी से भर जाए। अगर बारिश नहीं हुई तो लगभग 2 सप्ताह के बाद हो सकता है कि कभी भी ये घोषणा हो जाए कि तेहरान डे जीरो की स्थिति में। तो अब यही स्थिति है कि पानी की लगातार कटौती हो रही है, बिजली की लगातार कटौती हो रही है, और धीरे धीरे स्थितियां इस प्रकार है कि घर के पानी के नल बारी बारी से बंद हो रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के वैकल्पिक माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। यह चेतावनी हालांकि साल की शुरुआत में भी दे दी गई थी कि देखो ये स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद नियमित तौर पर चीज़ों को दोहराया गया, लेकिन कोई भी खास समाधान नहीं खोजा गया। इसको मामले में ये मान सकते हैं कि एक बड़ी विफलता प्रशासन और सरकार की भी है, क्योंकि दरअसल वो चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाए। आप ये बात जानते हैं कि आपके पास एक बड़ी जनसंख्या है, अच्छी खासी संख्या में रहने वाले लोग हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि केवल और केवल पानी के लिए विचार सोचना ये जनता का काम नहीं है। यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठाए, और चाहे अवसंरचनात्मक ढांचे की हो या किसी प्रणाली या तकनीक के प्रयोग की हो, वो सारे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि जनता की सुरक्षा हो सके और उसको मूलभूत चीज़ें तो मिल ही सकें। अस्पतालों और ज़रूरी सेवाओं को इस पूरे मामले में प्राथमिकता दी जाएगी अगर आने वाले समय में ये स्थिति अनुभव की जाती है, और घरेलू उपयोग के लिए जो जल की आपूर्ति है वो आपूर्ति सीमित कर दी जाएगी। और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि जल के आवंटन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति रहेगी, और अधिकारी ही अलग अलग जगह बारी बारी से पानी को बांटने का काम करेंगे। यानी कि बहुत ही मूल्यवान हो जाएगा पानी। दरअसल क्या होता है ना कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व हमारे पास में एक बड़ी संख्या में होता है और हम लोग को बिना किसी खास एफर्ट्स के वो मिल रहा होता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते। हमें लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, नल खुला है तो खुला रहने दीजिए, या फिर अगर हाथ धोने हैं, पैर धोने, नहाना है, तो हम खूब पानी वेस्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन हमें यहाँ चीज़ों की वैल्यू कब पता लगती है? जब चीज़ें सीमित हो जाती है, और जब लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं तो पता लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी तो वास्तव में हम सभी ये बात जानते हैं कि कितना ज़रूरी है। अगर पानी ना मिले तो गला सूखता है,
और महसूस होती है उस समय भी पानी की वैल्यू हम सभी लोगों को। तो यहाँ भी वह स्थिति है कि अब अधिकारी ही पानी बांटेंगे। और ईरान के जो हालात हैं फिलहाल तेहरान में, वो अत्यधिक गर्मी और देश के पुराने हो चुके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर और ज़्यादा दबाव दिखा रहे हैं, और ये कुछ और चीज़ें जो हैं वो परिस्थितियों को और ज़्यादा गड़बड़ाती जा रही है। भावी परिस्थितियां और भी ज़्यादा अधिक जटिल होंगी तेहरान के अंदर, ये भी अधिकारियों का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं पानी का लेवल अभी और ज़्यादा गिरता जा रहा है और आने वाले समय में चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। बिजली के इस्तेमाल में कम से कम 20% कटौती करने की अपील कर दी गई है अभी से, और ये जो कटौती है इस कटौती को भी बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि दरअसल अभी जो 20% कटौती की स्थिति है, पहले ये 12% थी, उसके बाद 14% हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20% कटौती तक आ चुकी है। अभी यहाँ पर और भी कटौती की संभावना रखी जा रही है। लेकिन तेहरान की स्थिति ये है कि तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं और ये ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन यहाँ जो प्रमुख 5 बांध मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए मुख्य जल के स्रोत है, वो पूरी तरह से सूखे की अवस्था में पहुंच रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं अपने आप में इस घटना को। पहले एक समय हुआ करता था कि जब इस जगह पर अच्छा खासा पानी हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ का सारा पानी सूख चुका है, ना ही यहाँ कोई पक्षी देखने को मिल रहा है और आप सीधे तौर पर जमीन को देख सकते हैं। और वहीं ठीक इसी प्रकार की स्थिति नदी और बाकी जगहों पर भी बनी हुई है, जहाँ पर पानी अब नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि परेशानियां अब बहुत 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 ही ज़्यादा हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें और भी देखने को मिल रही है तेहरान के मामले में। तो स्थिति वास्तव में चिंताजनक तो है और जटिलताएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, समस्याएं काफ़ी हो चुकी हैं। लेकिन ईरान का जो शहर तेहरान है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये भी तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में डे ज़ीरो का अनुभव नहीं करना चाहता। तो मन में एक बड़ा प्रश्न तो यही है कि कैसे ये शहर डे ज़ीरो की स्थिति तक पहुँचा, या इसके साथ बीते दिनों ऐसा क्या हुआ कि इसको आज ये अनुभव करना पड़ रहा। तो देखिए, जो तेहरान में हुआ, हम लोग भी ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं पानी के साथ में, और फिर पानी अपनी वैल्यू बताने के लिए एक दिन डे ज़ीरो जैसी स्थिति हम लोग के सामने रख देता है। दरअसल बीते कई सालों से यहाँ पर यह देखा गया है कि बारिश लगातार कम हुई। ये देखा गया कि पिछले साल भी लगभग 40 से 45% बारिश कम हुई, और कुछ इलाकों में तो जो बारिश की स्थिति घटी थी वो 70% तक घट गई। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने वर्ष भर की पानी की आवश्यकताओं के मामले में कहीं ना कहीं प्राकृतिक सोर्सेज पर तो डिपेंड है ही है। प्राकृतिक सोर्स के बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता, चाहे बेशक हम कितना ही मान लें कि कितना ही पानी हमारे पास मौजूद है, कितना इकट्ठा, पर फिर भी हमें बारिश चाहिए होती है, ऐसा प्राकृतिक स्रोत चाहिए होता है जो हमें पानी प्रोवाइड करे। अब अगर आपके आसपास में ग्लेशियर है तो उन ग्लेशियर्स के थ्रू आपको पानी मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ पानी धीरे धीरे वहां से आपकी चीज़ों को रिचार्ज करता रहेगा। लेकिन अगर आपके आसपास ग्लेशियर नहीं है तो उसके बाद आपकी जो डिपेंडेंसी है वो अल्टीमेटली बारिश पे आएगी। यानी कि अब जब कभी भी आपके यहाँ बारिश होगी तो बारिश का पानी गिरने के बाद में आपके वाटर रिजर्वियर्स को रिचार्ज करेगा। तो आपके जितने भी बांध हैं, नदियां हैं, वो सब फिर दोबारा से जल प्राप्त इसी अवस्था में करेंगे, और आपके जो भूजल है वो भूजल भी बारिश के समय पे ही रिचार्ज होता है और उसका स्तर बढ़ता है। लेकिन बीते कुछ समय से ईरान में लगातार वर्षा कम अनुभव हुई है, और खास तौर पर तेहरान वाली स्थिति तो इस प्रकार से बिगड़ी कि देखिए, पिछले साल में 40 से 45% कम बारिश हुई और कुछ इलाकों में 70% तक पानी घटा, यानी कि बारिश का पानी घट गया। अब यहाँ समझिए कि पानी का संकट नहीं है, दरअसल यहाँ ये जो शहर है इसके लिए कहा जा सकता है कि पानी की दिवालिया स्थिति हो चुकी है, और इसकी पूरी तरह से भरपाई भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की नीतियां भी नहीं है, ना ही अवसंरचनात्मक ढांचा यहाँ पर बना हुआ है। प्राप्त जल से अधिक का उपयोग लगातार जारी रखा इन लोगों ने, यानी जितना पानी मिलता रहा उससे ज्यादा ये इस्तेमाल करते रहे, और इसी वजह से यहाँ एक इस प्रकार की स्कैर्सिटी बन चुकी है। नदियों और जलाशयों का स्तर लगातार कम होता रहा जब जब इन्होंने प्राप्त जल से अधिक जल का इस्तेमाल किया। तो नदियां और जलाशय लगातार जल के निचले स्तर का अनुभव करती रहीं, और भूमिगत जल का उपयोग भी इन्होंने किया, जिसकी वजह से जमीन के मामले में मौजूद पानी जो था वो भी लगातार घट गया, और जलवायु परिवर्तन के द्वारा हालात और भी ज्यादा खराब होते चले गए। ईरान के 90% पानी का इस्तेमाल तो खेती के लिए किया जाता है। अगर हम ईरान की स्थिति समझे तो पता चलता है कि ईरान की जो भूमि है वो किस प्रकार की है। ईरान की भूमि शुष्क है, सूखा क्षेत्र है। अब ईरान वैसे तो सूखा क्षेत्र है, अब सूखे क्षेत्र में आप कृषि करोगे तो पहले आपको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, और ईरान की ज़मीन पर यहाँ के लोग चावल और गन्ने की खेती करते हैं, जो दोनों ही अधिक जल गहन फसलें हैं। अगर आप चावल की खेती करेंगे तो भी ज़्यादा पानी लगेगा, और गन्ने की खेती में भी ज़्यादा पानी लगेगा। यानी कि सूखी ज़मीन पर आपने पहली बात तो फसल उगाई जिसकी वजह से पानी ज़्यादा लगा, और जब चावल और गन्ने जैसी फसलों का आपने चयन किया, इसका मतलब था कि आपको और भी ज़्यादा पानी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ एक जो जल की बड़ी मात्रा थी वो मात्रा कृषि के कार्यों में चली गई, और शुष्क क्षेत्रों की वजह से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ी। बात इतना ही नहीं है, दरअसल एक दूसरी दिक्कत यहाँ पर तेहरान के अंदर ये भी रही कि उपयोग योग्य पानी का 22% हिस्सा केवल खराब हो गया, व्यर्थ हो गया।
और व्यर्थ किस प्रकार हुआ, क्योंकि पानी जो था वो पाइप से लीक होता रहा। अब पानी के पाइप से लीक होने की वजह से 22% हिस्सा आपने पानी का खराब किया, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा आपने पानी की खराब की। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि तेहरान के लोग तो बड़े ही दुष्ट हैं, या तेहरान का प्रशासन भी बड़ा दुष्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा पानी की इन्होंने लीक पाइप्स के थ्रू खराब कर दी, बड़े बेकार लोग हैं। लेकिन एक सच्चाई और है, और वो सच्चाई ये कहती है कि ये बात केवल तेहरान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जुड़ी हुई है, और दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लगभग इसी प्रकार से ही पानी को वेस्ट कर रहे हैं। विश्वास नहीं है, समझिए। तो दरअसल यूरोपियन यूनियन के लिए बताया जाता है कि यूरोपियन यूनियन पीने के पानी का लगभग 25% लीक होने की वजह से ही वेस्ट करता है। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति अमेरिका की भी है कि अमेरिका के अंदर जो उपयोग योग्य पानी है उसका 14 से 18% हिस्सा केवल लीकेज की वजह से खराब होता है। और वहीं ये पता चलता है कि कुछ सेवाओं के मामले में तो 60% तक का पानी लीक होकर के खराब हो जाता है। तो ये स्थिति बताती है कि तेहरान कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जल्द डे जीरो आएगा, और जब आएगा तो बहुत सारी चिंताएं लेके आएगा। साल 1970 के बाद ईरान में ग्राउंड वाटर का भारी मात्रा में दोहन हुआ, और 70% से ज्यादा पानी की कमी यहाँ पर हो गई। और इसके अलावा कुछ जिलों में तो जमीन हर साल 25 सेंटीमीटर तक धंस भी रही है, क्योंकि पानी रोक सकने वाली चट्टानें या मिट्टी की परतें जो पानी को जमीन के नीचे बहने में मदद करती थी, अब वो ढह गई हैं। अब इसकी वजह से पानी का नुकसान और ज्यादा बढ़ गया है, और दिक्कतें और ज्यादा यहाँ पर जटिल होती जा रही हैं। तो ये वो सारी के सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज तेहरान इस पूरी स्थिति में पहुंच गया है। क्या बात केवल तेहरान तक रहेगी, या केवल और केवल तेहरान को ही डे जीरो महसूस करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति वो भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और क्या वास्तव में एक वैश्विक डे जीरो की स्थिति बनेगी, वो सब कुछ भी समझेंगे। तो फिलहाल ईरान के पास में जो मौजूदा उपाय हैं जिसके माध्यम से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, उसमें सबसे पहला है पानी, ऊर्जा और जमीन से जुड़ी नीतियों में तुरंत समन्वय बनाकर ठोस कदम उठाना। देखो, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और यहाँ अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट का एक बड़ा फेलियर है तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रशासन की या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं तो प्रदान करे ही करे। अब दरअसल ईरान में जब ये चीज़ें नहीं हुई तो उसका मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। अब आपके देश की वही सरकार है जो यूरेनियम इनरिचमेंट पे फोकस कर रही है, हथियारों पे फोकस कर रही है, तो उसको जनता की आवश्यकताओं पे फोकस करना चाहिए था। और फिलहाल ईरान में इसी वजह से बड़े प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, और लोगों ने सीधे तौर पर एक नारा दे रखा है, और नारा ये दे रखा है कि पानी, बिजली और जीवन ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, और ये हमें चाहिए, मिलने चाहिए। हालांकि इसका भू राजनीतिक मामले में भी ये फायदा उठाया जा रहा है, और अभी हाल ही में इजराइल ने खुद ईरान के लोगों के लिए कहा कि देखिए, जिस प्रकार की आप स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है प्रशासन की और सरकार की। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ईरान के लोग जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो वो तब हो पाएगा जब वो लोग आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में अब ऐसी तकनीकें आ चुकी हैं जहां आप महासागरों के पानी को भी पीने के पानी में या उपयोग योग्य पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तकनीकों के माध्यम से है, लेकिन ईरान के पास ये तकनीक नहीं है, और अगर वो आज़ाद हो जाएगा तो उसको ये तकनीक ज़रूर मिल जाती है। तो ये वाली बात भी दिखाई, यानी कि इसका अब जियो पॉलिटिकल मामला भी बन गया है, और इसको इस्तेमाल अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी किया जा रहा है। अगर आपने अच्छी नीतियां बना ली और कदम उठा लिए तो आपकी चीजें सुधर सकती हैं, अन्यथा आपको परेशानियां रहेंगी। इसके अलावा ईरान का संकल्प तो 7 सालों तक हर साल पानी की खपत में 45 अरब क्यूबिक मीटर की कटौती करने का है फिलहाल, और माना जाता है कि ये उपाय हो तो भी बहुत कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन इस सबके बावजूद अभी फिलहाल पानी को रीयूज, ड्रिप सिंचाई और पानी के सप्लाई में सुधार करने पे भी काम करना पड़ेगा। चुनौतियां बनी हुई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, और निवेश की कमी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार ईरान के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गहरा रही हैं। साथ ही साथ एक अलग विकास मॉडल की भी आवश्यकता है, लेकिन एक अलग विकास मॉडल के लिए आपको धन चाहिए, और धन के अलावा आपको चाहिए इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स जो इस पूरे मामले पर अपने विचार रखें, और उनके जो विचार हो उन विचारों का क्रियान्वयन भी कराया जाए। हालांकि कोशिश तो यहाँ पर हो सकती है कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू भी बारिश हो जाए, बट क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश कराने के लिए आपको पहले क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर मौसम ठीक है, बादल मौजूद है, नमी है, तो ही क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल वो भी नहीं हो पाएगी। मतलब ऑप्शंस तो मौजूद है, लेकिन जो ऑप्शंस मौजूद है उन ऑप्शंस के लिए आपको धन चाहिए, यानी कि पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जब पैसा खर्च हो पाएगा तो ही कुछ फायदा हो पाएगा, अदरवाइज चीजें नहीं सुधरेंगी आपकी। तो ये चीजें भी सारी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और खास है इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। ठीक, इतना ही नहीं, अब ये स्थितियां केवल अकेले यहाँ पर तेहरान के लिए ही नहीं बता रही हैं, अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि विश्व के लिए भी कुछ बड़ी चेतावनियां हमारे सामने आ चुकी हैं। विश्व के लिए किस प्रकार की चेतावनियां? तो देखिए, दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि वर्ष 2000 से अब तक सूखे की घटनाओं में 29% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2000 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं सूखे की।
तो हम कह सकते हैं ना कि हम डे ज़ीरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सरक रहे हैं हम डे ज़ीरो की तरफ। एक दिन वो दिन आएगा। तो यूएन का खुद कहना है कि भाई 2000 के बाद से अब तक सूखे की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है और 2050 तक ये माना जा सकता है कि दुनिया में हर 4 में से 3 लोगों के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। मतलब 4 में से 3 लोग प्रभावित रहेंगे दुनिया में, और जिस एक के प्रभावित ना होने की संभावना है वो व्यक्ति वो होगा जिसके पास पैसा होगा और वो उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने जीवन को उस समय भी ठीक ठाक चला रहा होगा। और इसके साथ ही अभी हाल फिलहाल ये समझिए कि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में साल 2015 से 18 तक सूखे का एक लंबा दौर रहा। और ये सूखे का दौर रहा, ये वही दौर था जिस समय डे ज़ीरो नाम का शब्द चलन में आया और पूरी दुनिया ने इसको लोकप्रिय रूप से अपनाया भी। तो सूखे का दौर रहा, हालांकि शहर ने प्रति व्यक्ति पानी की सीमा तय कर दी और टैरिफ बढ़ा दिए, और एक बार एक कारगर मॉडल, यानी कि इसे कई बार एक कारगर मॉडल माना जाता है जिस प्रकार से केप टाउन में चीज़ों को अपनाया गया। केप टाउन में चीज़ों को अपनाने के बाद इसको बहुत ही लाभ मिला, सफलता मिली, जिसके बाद चीज़ें इसकी सुधर गई। वरना माना जा रहा था कि ये सबसे पहला हिस्सा बनेगा दुनिया का जो सूखे का अनुभव करेगा पूरी तरह से, लेकिन बच गई चीज़ें। इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया, रेगुलेट किया, लोगों ने सहयोग किया और बाद में इनकी चीज़ें मजबूत हो गई, सेफ साइड में आ गए, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा इनके साथ में हो सकती थी। इतनी बात क्लियर है। अब दरअसल चलते हैं उन वैश्विक उदाहरणों की तरफ जो उदाहरण लगातार अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं, और केवल वैश्विक उदाहरण ही नहीं बल्कि भारत में भी ऐसी स्थिति है जहां पता चलता है कि भारत भी इस प्रकार की परेशानियों को अनुभव कर चुका है, और ये माना जाता है कि आने वाले समय में भारत तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संवेदनशील है डे ज़ीरो के लिए। ऐसा क्यों? तो देखिए खास खास घटना है। सबसे पहला केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो केप टाउन के अनुभव से ही डे ज़ीरो शब्द का विशेष रूप से चलन शुरू हुआ और यहीं से ही शब्द लोकप्रिय हुआ। दरअसल शहर के जो प्रमुख बांध थे उनके बांधों के मामले में ये देखने को मिला कि बांधों से मिलने वाली पानी की आपूर्ति 2015 के बाद तेजी से कम होने लगी, और 2017 तक ये देखा गया कि शहर के मामले में पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई और लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक समय पर शहर में 12 अप्रैल 2018 को डे ज़ीरो की स्थिति का अनुभव करने का पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। यानी कि ये मान लिया गया था कि एक दिन आएगा जब हम डे ज़ीरो का अनुभव करेंगे, और वो दिन माना गया था 12 अप्रैल 2018। सभी को यही था कि 12 अप्रैल 2018 को डे ज़ीरो का अनुभव हो जाएगा, ऐसा अनुमान था, क्योंकि इस दौरान इनका ये स्थिति हो गई थी कि डे ज़ीरो होगा, यानी कि नगर पालिका के नल बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे और निवासियों का वितरण बिंदुओं पर सीमित पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो उस समय अनुमान था कि भाई 12 अप्रैल 2018 को डे ज़ीरो देखा जाएगा। हालांकि डे ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि दरअसल यहाँ पर वर्षा हो गई और पानी की बारिश हो जाने के बाद में फिर चीज़ों को बैलेंस कर लिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी जटिलताएं थी और इन लोगों को तो बिल्कुल उम्मीद हो गई थी कि बस खत्म, अब यहाँ पर नहीं रहा जा पाएगा और ना ही जीवन चल पाएगा अपना, या तो मौत स्वीकारनी पड़ेगी या फिर किसी और जगह पर जाकर रहना पड़ेगा। तो कदम उठाए गए अलग अलग प्रकार के, ये सब चीज़ें देखी गई। बहुत सारी चीज़ों की मांग हुई, इस दौरान अत्यधिक कमी रही चीज़ों की, बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान इन लोगों ने चलाए, आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए नए बुनियादी ढांचों का विकल्प किया गया और इससे चीज़ों को सुधार मिला और चीज़ें इसकी बच गई। वरना इसको पूरा उम्मीद था कि हाँ शटडाउन में हम लोग पहुंचेंगे और डे ज़ीरो हमारे यहाँ हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रयास इन लोगों ने किए जिसकी वजह से चीज़ें इनकी सुधर गई, वरना यहाँ पर बहुत परेशानियां हो सकती थी। बात केवल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि साओ पाउलो की भी है। साओ पाउलो ब्राजील का एक शहर। क्या हुआ यहाँ पर, लगभग 20 मिलियन की आबादी वाले महानगर साओ पाउलो को 2014 से 15 में पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, और इसके प्रमुख जलाशयों का जलस्तर 4% क्षमता से नीचे पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा कम स्तर है। अब ये समझिए कि यहाँ पर आधिकारिक डे ज़ीरो लेबल घोषित तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, और ये समझिए कि ये दुनिया के गंभीर जल संकटों में से एक माना जाता है। मैक्सिको सिटी जो मैक्सिको में है, यहाँ पे ही वो जैसी स्थिति रही। मैक्सिको सिटी को एक आसन्न शून्य दिवस यानी कि डे ज़ीरो परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति यहाँ चल रही है क्योंकि उच्च वार्षिक वर्षा के बावजूद दरअसल यहाँ पर संरचनात्मक समस्याएं हैं। पानी तो बारिश तो होती है, लेकिन बारिश होने के बाद ये लोग पानी को संभाल नहीं पाते, और ये लिमिटेड पानी अपने पास रख पाते हैं, लेकिन साल भर की आवश्यकताओं के अनुरूप पानी का होना जरूरी है, लेकिन पानी ये लोग नहीं संभाल पाते, पानी बह जाता है और पानी बहने की वजह से बाद में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनको जरूरी है कि पहले ये संरचनात्मक ढांचे पर काम करे जिससे इनकी चीजें सुधर सकती है। तो प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं मैक्सिको सिटी के अंदर कि पुराना होता बुनियादी ढांचा जो पानी को संभालने में सक्षम नहीं है, जल भृतों में गंभीर कमी, तो इसकी वजह से पता चल रहा है कि शहरों की स्थिति जो है वो ऐसी बन गई है कि शहर की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, जल भृत गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, और इसके अलावा शासन या असमानता के मुद्दे इस पूरी स्थिति के अंदर असंतुलन भी पैदा कर रहे हैं। आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जा पा रहा है। बोगोटा कोलंबिया की बात करें तो यहाँ पर भी एक खास उदाहरण सेट हो रखा है, क्योंकि 2024 की बात है जब बोगोटा और आसपास की नगर पालिकाओं को अत्यधिक सूखे
के और जलाशयों के निम्न स्तर के कारण कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और 9 दिनों में 24 घंटे पानी बंद करना पड़ा। लोगों को इतने समय पानी नहीं दिया गया। तो हालांकि इसको पूरी तरह से डे जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जटिलताएं देखने को मिली और परेशानियां हुई। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से तो नहीं, बट धीरे 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 हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो धीरे 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 हम लोग डे जीरो की तरफ जा रहे हैं। और धीरे 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 डे जीरो की तरफ जाना ये बताता है कि परेशानियां और जटिलताएं बहुत सारी हैं हम लोग के लिए, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी रहेंगी। अभी तक फिलहाल ऑफिशियली कंप्लीटली डे जीरो तो नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन स्थिति बन रही है कि हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और एक दिन होगा जब डे जीरो को हम लोग अनाउंस भी शायद कर ही दें। मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं अनाउंस होते हुए हमें ये दिख ही जाएगा। बातें क्लियर है सभी को। तो बोगोटा कोलंबिया ने भी यहाँ पर एक बड़ा उदाहरण सेट कर रखा है दुनिया के लिए। और इसके अलावा दक्षिणी स्पेन के अंदर अंडलूसिया या एक्सारिका क्षेत्र खास रहा अपने आप में। दरअसल हाल ही की बात है जब अक्सारकिया क्षेत्र दक्षिणी स्पेन में कुछ खास अकादमिक अध्ययन किए गए और ये पता चला कि सिंचाई कृषि की मांग और सूखे के कारण 2019 से 24 के बीच में कई स्थानों पर जलाशय लगभग समाप्त हो गए और इसी के साथ साथ भूजल स्तर समुद्र तल तक भी गिर गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट है। अब इस दौरान अंतर्निहित कारणों में कुछ खास बातें जो शामिल देखने को मिलती है वो क्या क्या है? संरचनात्मक शासन की कमी, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जल कोटा लागू नहीं किया जाए यहाँ पर किसी भी तरह से, और जिसका जितना लग रहा है उतना पानी वो इस्तेमाल करता रहा, जिसकी वजह से लेवल डाउन हुआ। उष्णकटिबंधीय फलों के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम किया जाता है जहाँ पर बड़ी मात्रा में पानी लगता है, और इसके अलावा मौसम संबंधी सूखा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये स्थिति भी चिंताजनक है। तो ये वो सारी परेशानियों वाले पहलू हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हुई। और यहाँ की बातें केवल इतने हिस्से में ही नहीं रही है, बल्कि 2025 में उत्तरी फ्रांस जैसे कि पास जी क्लाइस नॉर्मेडी में 1959 के बाद से सबसे ज्यादा शुष्क वसंत ऋतु का अनुभव किया गया। और इसके अलावा ये भी स्थिति है कि फरवरी से अप्रैल तक वर्षा यहाँ बहुत कम हुई और इसके कारण जल उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी समझिए कि बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और नीदरलैंड ये दुनिया के वो क्षेत्र रहे हैं जहां पर इन्होंने प्रारंभिक सूखे की घटनाओं को महसूस किया। और यूरोप के अंदर भी ये खासतौर पर देखा जा रहा है कि यूरोप के कई हिस्सों के अंदर नदियां सूख रही हैं। तो अब जब नदियां सूख रही हैं, ये इनके लिए बिल्कुल रेयर कंडीशन है और नई नई स्थितियां इनके सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि दिक्कतें जटिलताएं बहुत ही ज्यादा है और परेशानियों वाली बात यहाँ बनी हुई है। दूसरी तरफ इटली के सिसिली प्रांत एग्रीजेटा, अब यहाँ की क्या स्थिति है? तो देखिए, सिसिली के एग्रीजेटा प्रांत में गंभीर रिसाव की स्थिति है और साथ साथ में पुराने बुनियादी ढांचे के कारण अब घरों को हर 12 से 13 दिनों में केवल एक बार नगर पालिका का पानी ही मिल पा रहा है। मतलब यह है कि चिंता है बहुत ज्यादा। अब उस क्षेत्र में वितरण प्रणाली में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और लगभग 60% तक हो गया है। नतीजा क्या है? निजी जल आपूर्ति पर निर्भरता और घरों और छतों या टैंकर पर पानी का भंडारण इनको करना पड़ रहा है, तभी चीजें चल पा रही है। अदरवाइज ये है कि परेशानियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि संरचनात्मक जो ढांचा था वो नुकसान में पहुंच गया। समग्र यूरोप की स्थिति भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी पूरी तरह से दिक्कतें रहीं। तो यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ये कहती है कि यूरोप का लगभग 20% क्षेत्र और 30% जनसंख्या जल की कमी की स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। यूरोपीय आयोग का ये भी कहना है कि जल की कमी और सूखा गंभीर मुद्दे बन चुके हैं और उनकी जल नीति का उद्देश्य सभी यूरोपीय लोगों के लिए पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में जल सुनिश्चित करना है। अब एक खोज लेख में यह भी कहा गया है कि यूरोप के छिपे हुए जल संकट का कारण भूजल स्रोतों की खराब मात्रात्मक स्थिति है। और यह भी समझिए कि यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्हें पारंपरिक रूप से सूखाग्रस्त नहीं माना जाता है, जैसे कि जर्मनी, इटली, रोमानिया, वहां के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आज सूखे की स्थिति में पहुंच गए। मतलब दुनिया का कोई हिस्सा नहीं बच रहा, सारे के सारे महाद्वीप फिलहाल एक बड़े चपेट में आ चुके हैं सूखे के। और दुनिया का हर एक देश कहीं ना कहीं कुछ छोटे स्तर पर या फिर कोई बड़े स्तर पर पानी की कमी का सामना कर ही रहा है, इस समस्या से जूझ ही रहा है और ये संकट सभी के सर पर मंडरा रहा है। कहाँ पहली बार पूरी तरह से गिरेगा, अभी कुछ भी क्लियरली कहा नहीं जा सकता। जहाँ दुनिया के तमाम एग्जाम्पल हमारे पास में है, भारत के भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे बन चुके हैं जहां हम लोग डे जीरो के करीब पहुंचते पहुंचते बचे। जैसे कि चेन्नई की स्थिति 2019 में चेन्नई में घोषणा की गई कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले उसके 4 प्रमुख जलाशय पुंडी, रेड हिल्स, शोलावरम और चेंबरमबक्कल ये पूरी तरह से सूख गए। और वहीं तत्कालीन कारण बताए गए कि इस क्षेत्र में 2 वर्षों तक कम मानसूनी वर्षा हुई, 2017 के अंत में और 2018 का अधिकांश समय। अब इस दौरान जब कम वर्षा हुई तो कम वर्षा के दौरान जलाशय रिचार्ज ही नहीं हो पाए, और जब जलाशय रिचार्ज नहीं हुए तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखी गई।
तो जलाशयों का रिचार्ज होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहता है। और कम बारिश, जहां हम लोग देखते हैं कि भारत में हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ हिस्सों के अंदर बाढ़ का अनुभव किया जाता है, लेकिन वहां कुछ हिस्से भारत के हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पानी प्राप्त करते हैं, और कम पानी प्राप्त करने की वजह से वहां पर इस सूखे की स्थिति बन जाती है और ऐसे कुछ गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो प्रभाव क्या पड़ा? लाखों लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा, दूर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा, निजी टैंकरों के लिए भुगतान करना पड़ा और पानी के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ी। हालांकि ये भी देखा हम लोगों ने भारत में कि एक समय ऐसा था कि जब एक बड़े स्तर पर पानी की गंभीर समस्या बनी, बड़ी संख्या में उस दौरान पक्षी पशु मारे गए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और ट्रेन तक से पानी पहुंचाने का काम किया गया। ये तक स्थितियां हम लोगों ने भारत के अंदर देखी। तो अंतर्निहित कारण क्या माने जाते हैं इस घटना के लिए? तेजी से शहरीकरण हो रहा है, स्थानीय झीलें और जलाभृतों का क्षरण हो रहा है, जल ग्रहण और जलाशयों का इस दौरान कमजोर प्रबंधन हो रहा है। तो पानी अगर नहीं इकट्ठा करोगे तो कल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। अगर ये सोचोगे कि सारा का सारा पानी आवश्यकता आज ही पूरी कर लें और कल की आवश्यकताओं के लिए कल के पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा और कल पानी अगर नहीं मिला तो वही ये संकट है जो हमारे सामने है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है संकट, क्योंकि दरअसल लाखों निवासियों वाला एक बड़ा शहर है चेन्नई, और फिर भी नल यहाँ के लगभग सूख गए थे, ऐसी स्थिति यहाँ बनी थी। और बात चेन्नई तक ही नहीं है, बैंगलोर में भी ऐसा देखने को मिला और बैंगलोर को भी डे जीरो परिदृश्य का सामना करना पड़ा। और पहले केप टाउन को जिस प्रकार की स्थिति में था, ठीक वही चीज यहाँ पर बनी। कारण क्या था? जल स्रोत सूखे और इसके अलावा जलग्रहण क्षेत्र जैसे कावेरी नदी जलाशय, भारी भूजल निष्कर्षण और अपर्याप्त पुनर्भरण के कारण पूरी तरह से सूखे की स्थिति में पहुंचते चले गए, पानी का स्तर लगातार घटता चला गया। स्थानीय प्राधिकारियों और समुदायों ने जल संरक्षण के प्रयास तो शुरू किए, लेकिन चुनौतियां आज भी बनी हुई है और आज भी बैंगलोर के अंदर दिक्कतें हैं। हालांकि बैंगलोर एक बड़ा महानगर है, बैंगलोर को एक अच्छे हब के रूप में डेवलप किया जा चुका है, जिसकी वजह शहरीकरण बहुत हो चुका है और शहरीकरण के तहत अब जो वाटर रिजर्व होने चाहिए वो वाटर रिजर्व की स्थिति तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बारिश होती तो है लेकिन पानी नहीं पहुंचता जमीन के नीचे, पानी नालियों में जाता है और नाली से बह करके वो आगे पहुंच जाता है। तो भारत में क्यों हो रहा है D0? क्या स्थिति है? सब जगह पर सेम है। देखो, पहली बात, जिन हिस्सों में कम वर्षा हो रही है, यह पहले प्रमुख चीजें बनी हुई। जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, वो अपने रिजर्वेयर्स को फिर दोबारा ठीक कर ले रहे हैं। और दूसरी खास बात यह है कि वहां की नदियां भी ठीक ठाक जल की स्थिति से बह रही हैं। लेकिन जहां पर बारिश कम हो रही है, वो पानी कहां से लेके आएंगे? वहां दिक्कतें हैं। तो वहां उन लोगों को पानी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसका संरक्षण करना पड़ेगा। दूसरी खास बात, भूजल का अत्यधिक दोहन। तो जहां पर जलाशय सूख जाते हैं, जलाशयों का स्तर गिर जाता है या नदियां ठीक से नहीं बहती हैं, उस दौरान लोग फिर अपनी डिपेंडेंसी भूजल पे शिफ्ट कर लेते हैं। भूजल पर डिपेंडेंसी शिफ्ट करने का मतलब यह है कि आप वहां से भी एक लिमिटेड मात्रा में ही पानी निकाल सकते हैं और धीरे धीरे जब पानी निकालते जाएंगे वाटर लेवल डाउन होता जाता है भूजल का, और उसके बाद धीरे धीरे एक समय आता है जब आप पानी निकालने की अवस्था में नहीं रहते। खराब जल प्रबंधन, तो वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रशासन को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जनता को भी निभानी पड़ेगी और वाटर मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, यानी कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पानी को संरक्षित किया जाए ताकि हमारी कल की आवश्यकताएं पूरी हो सके। और इसके अलावा बढ़ती मांग, तो देखो, भारत अब आज दुनिया का वो एक ऐसा देश बन चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के मामले में ये समझिए कि हमारे पास में वाटर रिजर्व्स कम मात्रा में, तो अब उन्हीं वाटर रिजर्व से हम लोगों को 140 करोड़ आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। और ये समझिए कि दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन तो भारत में ही निवास करती है, लेकिन वाटर रिजर्व हमारे पास में कम है, तो चिंताएं तो रहेगी ही रहेगी। तो भारत के पास में स्थिति ये है कि लगभग 18% जनसंख्या रहती है पूरी दुनिया की, लेकिन ताजे जल के संसाधन केवल 4% ही है, जो कि जनता के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भरता है हम लोग की, और बारिश अगर ठीक से होती है तो हम मानते हैं कि चीज़ें ठीक रहेंगी। जैसे कि 2025 की बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव कंडीशन में। लेकिन फिर भी अब यहाँ जो पानी हमें मिल रहा है उसको संरक्षण भी करना पड़ेगा, अदरवाइज परेशानियाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है हम लोग की और अधिक परिवर्तनशील ये होती जा रही है, यानी कि बारिश का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। पुराना सिंचाई तंत्र वाला विशाल कृषि क्षेत्र है आज भी हम लोग के पास में, जहां पर पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है और इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। भारत में शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, बुनियादी ढांचा लगातार पिछड़ रहा है, जो कि दिक्कतों की स्थिति में है। और इसके अलावा कई क्षेत्रों में तो भूजल स्तर में एक बड़ी गिरावट का अनुभव भी किया जा रहा है। तो ये समझिए कि हमारे पास यही सोर्सेस अवेलेबल है प्राकृतिक तौर पर, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को नहीं संरक्षित किया और नहीं बचाया तो वो दिन बिल्कुल बहुत तेजी से हम लोगों के पास में आ रहा है। और इसीलिए D0 की बात पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा की जा रही है। और D0 आजकल ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से, चाहे पूर्वी विश्व हो, चाहे पश्चिमी विश्व हो, चाहे उत्तरी हो या फिर दक्षिणी हो, हर जगह पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो इतनी बातों के साथ में हमारा जो डिटेल्ड एनालिसिस था, जो चीज़ें हमें समझनी थी, वो तो हो गई हमें क्लियर। दुनिया की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या हमारे पास में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो सारी बातें आप समझ गए। लेकिन इसी के साथ अब आगे क्या किया जाए। कुछ जिम्मेदारियां प्रशासन की हैं, सरकार की हैं, लेकिन
जिम्मेदारियां आम नागरिकों की भी हैं। हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर सभी चीज़ों को संभालना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें बहुत हो जाएंगी। और हम लोग आज बेशक कितना ही लग्जरियस जीवन जीने की कोशिश कर लें भारत में, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो बिजली भी नहीं होगी, और पानी और बिजली दोनों ही नहीं होंगे तो ये समझ लीजिए कि जीवन का अनुमान लगा पाना भी पूरी तरह से संभव नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी को यहीं पे देते हैं विराम। बाकी की बातें कमेंट बॉक्स में जारी रहनी चाहिए कि कैसे इन स्थितियों को पार पाया जा सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ी जो डिबेट रहती है वो डिबेट जनरली ये रहती है कि लोगों का ये कहना है कि महासागर का जल बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास है, क्यों हम उसको पीने के पानी में कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो दरअसल देखिए, अभी फिलहाल ऐसी तकनीकों पर काम चल रहा है, ऐसी तकनीक अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि तकनीकों के पीछे चीज़ों को आगे बढ़ाने में लगातार एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन कब तक सब कुछ सक्सेसफुल हो पाएगा उसमें भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से आज हम लोग एआई में आगे बढ़ रहे हैं, एआई का आना भी हमारे पानी के संकट को और गहराता जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो दरअसल जो हमारे एआई से जुड़े हुए अलग अलग पावर सेक्टर्स होते हैं, इनसे जुड़ी जो मशीनें होती हैं, जो इनके स्टोरेज होते हैं, ऑपरेशन सिस्टम होते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। और यहाँ ये महासागरों का पानी इस्तेमाल नहीं करते, ये वही पानी इस्तेमाल करते हैं जो पीने योग्य पानी है। और पूरी दुनिया के अंदर अब एआई के इस्तेमाल की वजह से ही ना पानी को बहुत बड़ी मात्रा में एआई इस्तेमाल कर रहा है, और यही वो पानी है जो हम इंसानों से छीनकर एआई को दिया जा रहा है ताकि वो ठंडा रह सके और वहाँ पर उसको दिक्कतें ना आए। तो एक बड़ी मात्रा में पानी लगातार वहाँ से भी खर्च हो रहा है, और लगातार अब जो संकट की स्थिति थी वो ज़्यादा गहराती जा रही है। खैर, इसी के साथ में बातों को करते हैं समाप्त। और अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिस्ट के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं आपके लिए। इसके अलावा स्टडी आईक्यू की कुछ खास बातें आप लोग के लिए यह है कि दरअसल 12 नवंबर से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है, जो 2027 का प्रतिज्ञा प्लस बैच है। यहाँ अगर आप लोग KL लाइव कोड यूज़ करते हैं बैच में एनरोल करने के लिए तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस बेस्ट डिस्काउंट की स्थिति से ये समझ लीजिए कि आप लोग की आईज की तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो फिलहाल ये जो हमारा बैच है, इस बैच में आप लोग को मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं। इन कक्षाओं में आप लोग के लिए पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, सीसेट, सारी तैयारियां होती हैं। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप में आपको ये सब चीज़ें तैयार करवाई जाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुसीबतों से बचना है, कैसे विचारों से प्रभावित नहीं होना, और कैसे हमेशा तैयारी के दौरान स्थिर रह करके आगे बढ़ते जाना और सिलेक्शन लेना। ये मेंटर आपको मदद करते हैं सब कुछ समझने में। वहीं साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज की सुविधा भी आप लोग के लिए रहती है। और सारे विकल्प हैं जो आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं स्टडी आई के द्वारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में। और साथ ही स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है। अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और इसके अलावा पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो बेस्ट फीचर्स हैं आप लोग के लिए। ये 2027 का बैच है। हालांकि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब फिलहाल आ चुका है क्रैश कोर्स जो सक्सेस इन प्रीलिम्स है। तो 2026 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको KL लाइव कोर्स से, जो आपको दिला देगा बड़ा डिस्काउंट। और यहाँ डिस्काउंट लेकर के आप 10 नवंबर से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लैटिनम बैच है 6,999 में, और गोल्ड है 4,999 में। एनरोल कर सकते हैं कभी भी जब भी आपको उचित लगता है, 10 नवंबर से पहले पहले, लेकिन समय बहुत कम है। KL लाइव कोड हर जगह आपको दिलाएगा खास डिस्काउंट। और बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस PDF फाइल को लेने के लिए, बाकी डिस्कशन के लिए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, हर जगह आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं जहां आप लोग को PDFs प्रोवाइड की जाती है। तो बस आज की चर्चा में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी, जाननी थी, समझनी थी, वो सब कुछ हो चुकी हैं पूरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस को देखने, जानने, समझने, पढ़ने के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ के साथ। और फिलहाल इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।